डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को मनुष्य में पाचन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली मनुष्य में पाचन जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये स्टार्ट कर दिया था और उसमें आप लोगों को मुंह के अंदर में और ग्रसनी में कैसे पाचन होता है और किस तरीके से वो आमाशय तक पहुंचता है ये हमने बता दिया था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आमाशय से कि आमाशय जो है वो कहाँ होता है, कैसा होता है और अमाशय में कैसे पाचन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अमाशय जो होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये जो है आपका आम की तरह एक थैलीनुमा संरचना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है अमाशय दिखाया गया है। तो ये है आपका अमाशय, ठीक है। ठीक, और ये जो है आपका ग्रसिका हो गया और ये मुख गुहा हो गया। तो मुख गुहा से ग्रसिका से होते हुए जो है भोजन पहुंचा था अमाशय में, और अमाशय जो है यहाँ पर देख सकते हो आम के जैसा इसका जो है आकृति है कुछ। तो अब जानते हैं कि इसमें किस तरीके से पाचन होता है। ठीक है, तो ये जो अमाशय है इसमें जो है 3 प्रकार के सेल होते हैं, या कह सकते हैं कि 3 प्रकार के ग्रंथियां होती है। वो तीनों ग्रंथियां मिल करके इकट्ठा ही कहलाती हैं जठर ग्रंथियां। और तीनों जो है 3 प्रकार के सिक्रीशन को स्रावित करती है, मतलब 3 प्रकार के जो है वो स्राव छोड़ती हैं, और तीनों स्राव मिल करके और फिर कहलाते हैं जठर रस। तो जठर रस कौन छोड़ता है, तो जठर ग्रंथि बताएंगे। और जठर ग्रंथि क्या है, तो जठर ग्रंथि में जो है वो 3 प्रकार की ग्रंथि है या फिर 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। वो कौन कौन से हैं तो वो भी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहला हो गया आपका जो है श्लेष्मा या फिर म्यूकस कोशिका, जो कि आपका श्लेष्मा को छोड़ता है, म्यूकस को छोड़ता है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है कि वो जो है आपका जब अम्ल निकले, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा आमाशय के अंदर में, तो उसके प्रभाव को कम करना, या फिर कह सकते हैं कि आमाशय में जो एसिड निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे जो है आमाशय के भीतरी दीवार को बचा करके रखना, रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। तो ये काम किसका था, तो ये काम था आपका म्यूकस का। और म्यूकस कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है म्यूकस ग्रंथि से या फिर म्यूकस सेल से। दूसरा हो जाएगा आपका जो है अम्लजन या भीतीय कोशिका, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो पैराइटल और ऑर्जेंटिक जो सेल्स होते हैं वहां से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आमाशय के लिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये भोजन को जो है अम्लीय बना देता है, ताकि उस पर पेप्सिन जो है एक्टिवली वर्क कर सके। और फिर जो है उसमें जो हमारे भोजन के साथ में जो भी प्रोटीन आया हुआ है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। अब पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो देखो पेप्सिन जो होता है एक तीसरे प्रकार का आमाशय के अंदर में कोशिका होता है या फिर जठर ग्रंथि होती है, इसको हम बोलते हैं मुख्य या जाइमोजिन कोशिका या ग्रंथि। तो उसी जाइमोजिन ग्रंथि से जो है निकलता है पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा एक्टिव होता है और फिर उसका नाम रखा जाता है पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो यही 3 जो है सिक्रीशन निकलते हैं आमाशय में मुख्य रूप से। इसके अलावा भी जो है कुछ निकलते हैं, बट मेनली बात करेंगे तो यही 3 निकलते हैं, और फिर यहाँ पर डाइजेशन होता है। अब इसके बाद जो है जब डाइजेशन हो जाता है आमाशय के अंदर में, तो फिर आमाशय से जो है भोजन गुजरता है और फिर ये पहुंचता है क्षुद्रांत में, यानी कि जो आपका छोटी आंत में। तो चलिए अब जानते हैं छोटी आंत के बारे में। देखो, छोटी आंत जो है, एक सेकेंड, ओके, चलो। तो आंत में, छोटी आंत जो है उसमें भी रस निकलता है, मतलब कि उसमें भी जो है कुछ जूस सिक्रीट होते हैं। तो ये जो है आपका क्या क्या चीजें मतलब यहाँ पे होता है, क्षुद्रांत में क्या क्या होता है वो सब एक एक करके हम देखते हैं। देखो, क्षुद्रांत जो है इसके अंदर में जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग आंतरस या फिर इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें अलग अलग चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। जैसे कि जो है आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम निकलता है, फिर और कार्बोहाइड्रेट को जो है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम, तो वो जो है इंटेस्टिनल आपका जो है अमाइलेज हो गया, या फिर जो है इसके साथ साथ जो है आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। तो ये दोनों ही जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं। इसी तरीके से आपका जो है
इसमें लिपेज निकलता है, तो वो लिपेज जो होता है वो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 2 चीजों में जो है आपका वो तोड़ देता है, यानी कि डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो है फैट का डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद से बचता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है एमिनो एसिड में करता है कौन, तो वो करता है आपका जो है ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, ठीक है। तो ऐसे जो एंजाइम्स हैं वो आपके जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो मेनली यही तीनों भोजन के अवयव हैं जिनको भी डाइजेस्ट करने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि छोटी आंत में कैसे डाइजेशन होता है ये आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ और भी डिटेल्स हम लोग जानते हैं। देखो ये जो लीवर है यानी कि यकृत है और अग्नाशय है, यहाँ से जो भी सिक्रीशन होते हैं वो सारे के सारे जो है ये क्षुद्रांत में ही आते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं बता रहा था ना कीमोट्रिप्सिनोजेन के बारे में, ट्रिप्सिनोजेन के बारे में, तो ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ये जो है आपके सिक्रीट होते हैं अग्नाशय से, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यकृत क्या सिक्रीट करता है। तो यकृत जो है किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, वो छोड़ता है पीत रस को, और पीत रस जब उसमें से निकलता है तो वहां से पीत लवण होते हैं, ठीक है। और ये जो पीत लवण होते हैं ये क्या करते हैं कि वसा के जो बड़ी बड़ी गोलिका होते हैं उन सभी को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि यकृत से निकला हुआ जो पीत रस होता है उसका काम होता है वसा को इमल्सिफाई करना, यानी वसा के बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में चेंज करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखो कि निकलता तो है यकृत से पीत रस, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, तो ये जो है आपका पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ पर, तो एक बार फिर से ध्यान रखना है, पित्ताशय में स्टोर होता है क्या चीज, तो पित्ताशय में स्टोर होता है पीतरस। ओके चलो, तो ये आपने देख लिया कि लीवर में जो है आपका पीतरस बना और फिर स्टोर हुआ पित्ताशय में, और उसके बाद से वहां से रिलीज हुआ, तो फिर वो जो है आपका कॉमन डक्ट से होते हुए पहुंचता है कहाँ पे, तो वो पहुंचता है डिडुनम पार्ट में, यानी कि छोटी आंत में, और फिर वहां पे इमल्सिफिकेशन होता है वसा का, फैट का, और फिर जो है आपका वो डाइजेशन होगा आगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो जब इमल्सिफाई हो गया ये फैटी सॉरी फैट, और इसके अलावा जो है अग्नाशय में से जो भी एंजाइम निकलते हैं वो सारे के सारे जो हैं अग्नाशयी रस कहलाते हैं मिल करके, और फिर ये अग्नाशयी रस जो है ये भी पहुंचता है क्षुद्रांत में। तो यहाँ पर डाइजेशन होता है। अब कौन से किसको डाइजेशन करता है ये देख लेते हैं। देखो वहां पे निकलता है आपका जो है अग्नाशयिक अमाइलेज एंजाइम। तो ये जो अग्नाशयी अमाइलेज एंजाइम होता है वो आपका डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, और फिर स्टार्च को किस में डाइजेस्ट कर देता है, तो ये जो आपका स्टार्च कह लो या ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट कह लो, इसको डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो एक डाइजेशन ये हो गया अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। अब दूसरा डाइजेशन देखते हैं। दूसरा डाइजेशन हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम के जरिए, या फिर कह सकते हैं कीमोट्रिप्सिन एंजाइम के जरिए। ये दोनों ही एंजाइम जो है आपके डाइजेशन करते हैं। तो ये करते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन को किस में चेंज करते हैं, तो ये चेंज कर देते हैं पेप्टोन में, और फाइनली जो है वो चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में आगे चलकर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। इसके बाद है लाइपेज। लाइपेज करने का मतलब अग्नाशयिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लिपेज। तो पैनक्रियाटिक जो लिपेज होता है वो डाइजेस्ट करता है जो यहाँ पर इमल्सिफाई किया गया जो वसा था ना उसको डाइजेस्ट करता है ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से क्षुद्रांत में जो आपका डाइजेशन होता है। अब इसके बाद पहुंचता है जो भोजन पचा हुआ है वो मतलब पच गया है, तो उसका जो है अवशोषण होता है इस क्षुद्र आंत में ही। क्षुद्र आंत में क्या होता है कि इसमें जो है उंगली के जैसा बहुत सारे इंटरनल उसके सरफेस पर रचनाएं होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रसांगुल। तो वही रसांगुल क्या करते हैं कि जो पचा हुआ भोजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद से सभी हमारे शरीर के सेलों तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अच्छा इसको जो है यहाँ पे दीर्घ रोम नाम दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि ये जो दीर्घ रोम होता है छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में, तो वो क्या करता है कि अवशोषण करता है, और अवशोषण करके फिर उसको जो है ब्लड के थ्रू पहुंचा देता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। अब ये क्षुद्रांत में जो है आपका दीर्घ रोम होने का कारण क्या है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे थे। देखो इससे क्या होता है कि सरफेस जो बढ़ जाता है। इसे देखो यहाँ पर जो है सरफेस जो है आपका एरिया जितना भी है, मान लो कि यहाँ पर अगर 4 मान लो कि सेंटीमीटर स्क्वायर ही है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। ये जो है आपका एक पाइप की तरह इस तरीके से है, ओके। यहाँ पर भी ऐसा ही है।
तो यहाँ पर जितना आपका जो है सरफेस एरिया बन रहा है, अगर देखो इसी पे क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे जो आपका उंगली के जैसा रचना रहता है, तो क्या होगा, अब जो है इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया क्यों बढ़ गया? देखो सरफेस एरिया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखो जितना भी मैं ये आगे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट वेट कर लो। चलो देखो, ये जो एरिया है ये सारा का सारा जगह से वो जो है आपका एब्जॉर्ब होगा। तो इतना एरिया जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ ना, इतना एक दीर्घ रोम की वजह से बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, लगभग लगभग 5 गुना जो आपका एरिया बढ़ जाता है और सही तरीके से अवशोषण होता है, फिर उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचा देते हैं, वहां पर उसका यूज होता है। चाहे वो यूज जो है आपका अलग अलग तरीके के लिए हो सकता, मतलब अलग अलग कामों के लिए हो सकता है। जैसे कि वो यूज हो सकता है आपका जो है एनर्जी को गेन करने के लिए, या फिर हो सकता है कि रिपेयर करने बॉडी के। तो कई चीजें हैं जहां पर कि इसका यूज होता है फाइनली। अब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो भी बचा हुआ भाग होता है वो पहुंचता है बृहदांत में, यानी कि जो है आपका बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत में जो आपका जल का अवशोषण किया जाता है, और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो जो है आपका गुद्दा से शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मनुष्य में पाचन का जो प्रक्रिया था, पोषण का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।